देश में एक बड़ी चर्चा ये चल रही है कि जैसे ही पश्चिम बंगाल इलेक्शन खत्म हुआ, मोदी जी ने कहा कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ और मेट्रो में सफ़र करो। तो ये सारा, जबकि पश्चिम बंगाल चुनाव में हजारों गाड़ियों की सभाएं होती रही, उसमें गाड़ियां आती रही, तो ऐसा अचानक देशभक्ति चुनाव के बाद क्यों जगी? देश के प्रधानमंत्री ने अगर कोई अपील की है तो मेरा मानना यह है कि हमारे 145 करोड़ जो राष्ट्रवासी हैं, इन सब लोगों को प्रधानमंत्री जी के उस अपील का, निर्देश का, निवेदन का पालन करना चाहिए। आज वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार की व्यवस्था हो रही है, पूरी दुनिया हिल गई है। भारत की अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत है, और अगर किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आम जन से ये अपील की है कि सोना मत खरीदो, तो सोना खाने की चीज तो है नहीं, पहनने की तो है। नहीं खरीदेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? आज जिस तरह से होर्मुज से होकर हमारे आज भी तेल के टैंकर, गैस के टैंकर लगातार आ रहे हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का ही पराक्रम है। वरना दुनिया में जिस प्रकार की उथल पुथल है, जो दूसरे विपक्षी दल हैं हमारे देश के, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, तब ये लोग कहा करते थे कभी अपने देश में भी रुका करो। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया को दिखा दिया कि इस नरेंद्र मोदी ने भारत का डंका दुनिया पर बजाया है, दुनिया को, भारत को लीडर बनाकर दिखाया है। और आज अगर प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हमको जो आयात किए जाने वाले साधन है, आइटम्स हैं, बिल्कुल, उनका उपयोग कम करना चाहिए, तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। गलत कोई नहीं रही बता रहा। पश्चिम बंगाल चुनाव की बात, कोई नहीं बता तो रहा। हम राजनीतिक दल हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव वोट से मिलता है। उस स्टेट को जनहित में प्राप्त करना आवश्यक था। जिस स्टेट की जनता परेशान हो गई थी, 90% जनता परेशान थी, मार काट हो रही थी, लोगों की हत्याएं हो रही थी, बिल्कुल, उस स्टेट को जनहित में, जनता के आनंद के लिए, जनता के सुरक्षा के लिए प्राप्त करना आवश्यक था। कोई जरूरी नहीं है, टाइमिंग होती है सब चीज की। अगर 4 दिन बाद अपील कर दी तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई राजनीतिक विषय, एक स्टेट के लिए पूरे देश को नुकसान नहीं हुआ। कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरे देश को आज पूरा सुरक्षित कर रखा है, देश के प्रधानमंत्री ने 100% सुरक्षित कर रखा है। और ये टाइमिंग होती है सब चीज की। मुझे ध्यान है, एक बार एक घटना पर मैंने बोल दिया था, उस घटना का टाइमिंग ही तो गलत हुआ था, लोग मेरे खिलाफ, मेरे पीछे खड़े हो गए थे। बस टाइमिंग कैलकुलेशन होती है। देश के प्रधानमंत्री आज दुनिया के लीडर हैं, दुनिया मान रही है उनको, उनको टाइम कैलकुलेशन आती है। ट्रम्प क्यों कह रहा है कि मैं बर्बाद कर दूंगा मोदी को एक ही ट्वीट में? दुनिया के ये लीडर है तो दुनिया चलते इनकी चाहिए ये थी। हिंदुस्तान है। और मैं एक बात कहता हूं, जब आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किए थे, तब ऐसी बातें हुई थी। बिल्कुल, तब ये हुआ था कि पता नहीं आर्थिक प्रतिबंध लग गए देश के खिलाफ, और ऐसा लगा था भारत बर्बाद हो जाएगा। मेरे दिमाग में एक विचार आया था, स्वतः मेरा सेल्फ थॉट था। हमारे देश की आबादी उस समय 100 करोड़ कही जाती थी। तो मैंने दूसरे दिन, तीसरे दिन जब ये पढ़ा और सुना, तो मैंने लोगों को एक बात कही थी, बिल्कुल पैनिक होने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस देश की आबादी 100 करोड़ है। 100 करोड़ लोग सुबह सूरज के निकलने से पहले एक कप चाय पी लेते हैं। एक कप चाय को हम 100 करोड़ से 5 रुपए से, उस समय चाय की कीमत 5 रुपए मानी जाती थी। अगर 5 रुपए को हम 100 से गुणा करें तो 500 करोड़ का बिजनेस भारत में सूर्य की पहली किरण के साथ हो जाता है। और जिस देश में 500 करोड़ रुपए का बिजनेस सूरज की पहली किरण के साथ हो जाए, उस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की कोई ताकत, ट्रंप नहीं, 100 ट्रंप भी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को हिलाने की स्थिति नहीं रखते। ऐसा मेरा मानना है। कल मोदी जी ने कहा कि देश में गरीबी बढ़ने वाली है, आप तैयार हो जाओ। देखिए, देश के नागरिकों को हर चीज के लिए सावचेत करना ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। गरीबी बढ़ने सूरज का मतलब निकलने ये से नहीं है। पहले 500 करोड़ का बिजनेस हो रहा है, और आज भी हो रहा है, गरीबी, आज भी हो रहा है। आज हम कह रहे गरीबी आज पड़ेगी। हम किन किन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो गए। हम पूरा का पूरा मोबाइल आयात करते थे, आज बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तान मोबाइल को निर्यात भी कर रहा है। विदेशी मुद्रा अगर कहीं जा रही है तो हमको उसको, आयात तो बढ़ा है, तो 12 साल में कम थोड़ी हुआ है। आयात तो संसाधन बढ़े हैं भैया। आप एक्सप्रेस वे देख लो, कितने दुनिया भर के एक्सप्रेस वे हो गए। आप टेक्नोलॉजी देख लो, आप रेलवे देख लो, हमारे देश का, हमारी बसें देख लो, आप हमारे देश का ऑटोमोबाइल उद्योग देख लो। आप हमारे देश का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट आपको बताता हूँ, आप बहुत लोगों को नहीं पता है, हमारे देश में 100% नोट और स्टाम्प छापने की शाही आयात होती थी। आज हम निर्यात कर रहे हैं। बिल्कुल, गेहूं भी हजारों लाखों करोड़ रुपया गेहूं भी निर्यात करने लग गए। गेहूं भी निर्यात करते हैं। गेहूं आयात होता था बहुत बड़ी से। अब तो उल्टा हो रहा है, गेहूं तो आयात कर रहे हो। सैनिक चीजें हैं। अभी अगर मान लो कहीं अर्थव्यवस्था, कहीं सामरिक दृष्टि से अगर कोई गड़बड़े हो रही है, तो वो बहुत बड़ा नुकसान का काम नहीं है। मतलब आपको लगता है 12 साल में देश बहुत आगे गया है, तब भी बहुत आगे गया है। मैं तो कहता हूँ आपको भी लगना चाहिए, आप पत्रकार हैं, समान दृष्टि से देखिए देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की दृष्टि से। तब भी 85 करोड़ को 5 किलो आटा देना पड़ रहा है। ये उनकी उदारता है। अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री ये माने कि केवल कोरोना में लोगों का पेट भरने की आवश्यकता थी, तो लगता है जन धन खाते खोलकर एक एक आदमी के खाते में डायरेक्ट
बेनिफिट्स को भेजना। अरे देश के वो भी प्रधानमंत्री थे जो ये कहते थे 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे और 10 पैसे जाते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी जिसके खाते में, किसान के खाते में 6,000 रुपए डालते हैं, 1 सेकंड में 6,000 का 6,000 आता है। नहीं, ये वो जरा डाके अभी 5 रुपए नहीं लेता। थोड़ा सा ये समझा दो कि देश तो विकास कर रहा है जबरदस्त। 60% आज दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था है। 85 करोड़ को क्यों नहीं, छठी हो गई वो तो। 85 करोड़ क्यों देने, छठी हो गई वो तो अभी 1 महीने में। वो तो चंद दिनों की बात है। अच्छा चलो, तो हम सब बात recover कर लेंगे। 85 करोड़ को क्यों देना पड़ रहा है ये फिर भी? देखिए, उनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जो लोग केवल बच्चे पैदा कर रहे हैं और गेहूं ले रहे हैं, वो भी हैं इसमें। खाते कमाते लोग या संपन्न लोग उस गेहूं को नहीं प्राप्त करते, और अगर कर रहे हैं तो उनकी रिकवरी भी होती है। लेकिन देश में समान रूप से हर व्यक्ति, कोई भूखा नहीं सोए। ये कब से हम सुनते आ रहे हैं, इंदिरा गांधी के टाइम से, उनके बाद राजीव गांधी के समय से, देश में कोई भूखा नहीं सोए। अगर उसको चरितार्थ किया है सही मायने में तो नरेंद्र मोदी ने किया है। किसी की महिला जंगल में शौच नहीं जाए, उसको कोई बुरी नजर से नहीं देखे, किसी की बहन बेटी को, उसको इज्जत घर बनाकर अगर चरितार्थ किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। किसी महिला के फेफड़ों में बिना सिगरेट पिए उस कंडे का, लकड़ी का धुआं नहीं जाए, वो महिला स्वच्छ जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए, उसको टीबी नहीं हो, अगर इसको इंश्योर किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। छोटी छोटी चीजों पर किस देश की, हमारे देश के किस प्रधानमंत्री का ध्यान गया था? आज प्रधानमंत्री जी महिला से लेकर, पुरुष से लेकर, किसान से लेकर, मजदूर से लेकर सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अब विश्लेषण करते समय छोटी छोटी चीजों को अगर हम नेगेटिव नजरिए से देखेंगे बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ये न्याय नहीं है। तो वो 750 किसान मर गए थे आंदोलन करते हुए, वो इस साल नहीं थे शायद? कौन से जो पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे थे और उनके लिए कांटे बिछा दिए थे, लोहे में सरिये बिछा दिए थे, आने तक नहीं दिया था। पूरे देश में आंदोलन हुआ था क्या? है नहीं, और इकल्ले पंजाब की इतने मर गए तो, और फिर आके पूछना वो कानून सरकार को वापस लेने पड़े थे। इसका मतलब किसान विरोधी हुई ना ये सरकार? सरकार किसान विरोधी नहीं है, कुछ किसानों को प्रायोजित करके वो आंदोलन खड़ा किया गया था। पूरे देश में नहीं था, राजस्थान में नहीं था। तो उनको समझा नहीं पाए अपन? मैं आपसे पूछ रहा हूं, राजस्थान में था क्या, गुजरात में था क्या, महाराष्ट्र में था क्या, बंगाल में था क्या? सरकार, बंगाल तो भारतीय जनता पार्टी का उसमें था क्या, असम में था क्या, केरल में था क्या? किसानों को समझा क्यों नहीं पाई? समझाए तो उनको जो समझना चाहे। अगर कोई प्रायोजित है, मैंने आपसे कुछ अगर मान लो कोई प्रायोजन कर रखा है तो मैं कैसे समझ जाऊंगा? सरकार सही थी मतलब? सरकार बिल्कुल सही थी। तो फिर तीनों वापस क्यों लिए कानून? इसलिए लिए कि हमारे देश में हम अराजकता नहीं चाहते। अच्छा, इसलिए सरकार ने वापस ले लिया। बिल्कुल, जबकि वो किसान ही अरे गलत, कई बार ऐसा होता है जो सत्य का वो हारेगा भाई। जबकि वो किसान गलत थे। मैं कह रहा हूँ गलत और सही की व्याख्या ये है कि अगर पूरे देश का किसान उसको गलत मानता तो पूरे देश में आंदोलन होता। चंद लोग आंदोलन कर रहे थे भाई, उन चंद लोगों के पीछे कौन थे? कोई कनाडा बैठा था, कोई कहाँ बैठा था। अब शाहीन बाग में दिल्ली में हुआ, आप उसको देश का आंदोलन मानोगे क्या? वो चंद लोगों का आंदोलन था भाई। ऐसे आंदोलन कभी देश के आंदोलन नहीं होते। और ऐसे आंदोलनों को, मेरा मानना तो ये है, आंदोलनकारियों को समझाना चाहिए। उनको समझाने के लिए जरूरी नहीं है हम कोई दंड का या बल का प्रयोग करें। लोहे के सरिये बिछा देते हैं। नहीं, काय को बिछा देंगे? अगर वो मान लो पुलिस वालों को मार मार के फेंकेंगे तो ये भी कोई अनुमति नहीं दे सकता। उठा के पुल में फेंक देंगे, नीचे फेंक देंगे, ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, बैरिकेड तोड़ देंगे, या लोगों को लाठी डंडों से मारेंगे, ट्रैक्टर चढ़ाएंगे। देश इसकी भी आजादी इतनी नहीं देता। हमारा देश आजाद है, स्वाधीन है, लेकिन हमारा देश उस स्थिति में नहीं है कि मैं चाहूं ये करूं, मैं चाहे वो करूं। त्रिपुरिया में खाट बिछाऊं मेरी मर्जी, बिल्कुल। लाल किले पे खाट बिछाऊं मेरी मर्जी। कैसे? कानून भी तो है, कानून का पालन करना पड़ेगा इस देश के 145 लोगों को। अगर मेरे अधिकार हैं तो मेरी जिम्मेदारी भी, उन जिम्मेदारियों को भी समझना पड़ेगा। और कोई बात जो आप हमारे दर्शकों को कहना चाहते? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सब लोग आनंद से रहें, अपने अपने धर्म का पालन करें। सबको अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है। बिल्कुल। दूसरी ओर मैं ये कहना चाहता हूँ, देश में अब 3 मॉडल निश्चित रूप से चलेंगे। बंगाल मॉडल, बिल्कुल, असम मॉडल, उत्तर प्रदेश मॉडल और ये राजस्थान। आप देखेंगे, आज मेरी बात को आप नोट कर लीजिए राजेश जी, आने वाले समय में राजस्थान, बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश मॉडल पर चलेगा। हम किसी के धर्म को हानि पहुंचाए बिना अपने धर्म को सुदृढ़ करने का काम करेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। नमस्कार आप सभी को। ये थे पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, जो बता रहे थे कि देश कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। फैसला आपको करना है। इस बातचीत में आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। और हमारा यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, क्योंकि हम लगातार शहर के प्रबुद्ध लोग, देश के प्रबुद्ध लोगों से आपको बातचीत दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।